पाकिस्तान का एक नामवर थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में नए सूबे बनना बहुत जरूरी है। मिस मैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस को दूर करने के लिए 3 उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं जेर गौर। पहला ऑप्शन यह है कि मुल्क में 12 छोटे सूबे बनाए जाएं। दूसरा ऑप्शन यह है 15 से 20 छोटे सूबे बनाए जाएं। तीसरा ऑप्शन यह है कि 38 वफाकी डिवीजन हो सकते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि सबसे ज्यादा गुर्बत पाकिस्तान बलूचिस्तान में 70%, सबसे कम पंजाब में 30%, खैबर पख्तूनख्वा में 48%, सिंध में 45% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। और अगर गुर्बत का खात्मा करना है, गरीब के लिए आसानी पैदा करनी है, तो फिर हमें अपनी हुक्मरानी के अंदाज को बेहतर करना होगा ताकि हम बेहतर तरीके से निजाम को चला सकें। उज़मा कारदार साहिबा, आपकी नजर में ये थिंक टैंक जो रिपोर्ट दे रहा है, क्या आप इससे अग्री करती हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? आप समझती हैं कि नहीं, जैसे हम हैं वही बेहतरीन है? उज़मा कारदार साहिबा। देखिए, ये जो थिंक टैंक है अच्छी बात है, ये अपनी तजावीज़ वगैरह दें जिन पे लोग गौर करें। लेकिन हकीकत तो ये है कि इस तरह की जो भी बातें हैं ये तय होती हैं पार्लिमान की एक जब एक कंबाइंड जो है 2/3 मेजॉरिटी से। तो अगर इस तरह की कोई चीज इनके ज़हन में है तो इनको चाहिए कि अपना ये जो प्लान है या अपनी जो इनकी जो आइडियाज हैं या सोच है, इनको पार्लियामान तक पहुंचाएं, इसकी डिबेट हो पार्लियामेंट में, फिर देखें कि इसके मतलब क्या सोचा जाता है। नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से तो कहते हैं कि सूबों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जिस तरह साउथ पंजाब है, वहां पे एक पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया गया था। उनका अपना आईजी था, उनका अपने चीफ सेक्रेटरी थे, उनका अपने दफातर थे। उसमें लोगों को आसानी हो जाती है। एक शख्स को मुल्तान से या बहावलपुर से या बहावल नगर से किसी काम के लिए लाहौर नहीं आना पड़ता। वो उनके काम जो है वो अपने सूबा साउथ में जो है वहीं पे हो जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में ये एक अच्छी तजवीज है। पंजाब में सरायकी सूबा बनेगा मैडम? आपके सामने है, देख लें। हर हुकूमत जो है वो जब आती है तो ये उनके मैनिफेस्टो में लिखा होता है कि ये हम बनाएंगे और हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप देखते हैं कि ये आज तक ना बन पाया, तो कोई तो वजह है इसकी। तो इसलिए ये बातें जो हैं ये कोई आज पहली दफा नहीं हो रही हैं, ये बातें काफी दहाइयों से हो रही हैं। लेकिन समहाउ कुछ अभी इस पे डिबेट होना बाकी है। और वो डिबेट कहाँ पे होगी? एक तो सिविल सोसाइटी अपने फोरम्स में कर सकती है, थिंक टैंक्स हैं, वो तजावीज अपने दे सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली ये मामला तय होगा पार्लियामान में आके। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ऐसा हो, मामला तय होना चाहिए, बीच में हमें लटका हुआ नहीं रहना चाहिए। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, मुझे याद पड़ता है शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कराची के लिए फ्री पोर्ट का ख्वाब देखती थी कि कराची भी हांगकांग और सिंगापुर की तरह तरक्की करे, एक फ्री पोर्ट हो। आज की सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी कहती है कि कभी सोचेगा भी नहीं कि सिंध में कोई दूसरा सूबा बने। आपकी नज़र में क्या वजूहात हैं इसके पीछे, और क्या मिस मैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस के लिए नए सूबों का क़याम होना चाहिए या नहीं? सर देखिए तला भाई, आप भी सिंध से हैं, आप जानते हैं कि ये एक सेंसिटिव इशू है सिंधियों के लिए, सिंध के रहने वालों के लिए। लेकिन मैं ये भी साथ साथ कहना चाहूँगा कि इसी तरह ये सबके लिए सेंसिटिव इशू होता है। पंजाब के लिए पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सरायकी सूबे का है, लेकिन जब से हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है, हमें सेंट्रल पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा सियासी तौर पे नुकसान भी हुआ है और हमें पजीराई नहीं मिलती है। तो ये एक सियासी इशूज है, लोगों ने जज्बातियत बना ली है। तो इसलिए मैं अगर उस तरह बात करूँ सिर्फ सियासी नुक्ता नज़र से, तो फिर तो शायद आप जिसे भी छेड़ेंगे, जितना भी करेंगे, उसमें खराबियाँ होंगी। लेकिन बहरहाल मुल्क को ज़रूरत है। मैं शहीद रानी की, शहीद बीबी की आपने बात की, तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 90s में एक कॉन्सेप्ट दिया था डिविजनल गवर्नेंस का, डिविजनल गवर्नमेंट। उन्होंने ने कहा था कि बीबी ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था, जिसे बाद में मुशर्रफ ने भी रेवोल्यूशन प्लान में कुछ इस्तेमाल किया। लेकिन जो बीबी का आइडिया था वो था डिवीजन्स की, डिविजनल मजबूत हुकूमतें, उन तक इख्तियारात और डिविजनल गवर्नर्स अवाम के इलेक्टेड। तो ये एक तरह का, अगर डिविजनल गवर्नर को आप देखें तो ये एक कॉन्सेप्ट और तरफ जाता है।
जो बीबी के पास था। तो मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि ये मामला जो सूबों की तकसीम के होते हैं, ये महज तो नाम टीवी प्रोग्राम पे किए कर सकते हैं और महज असेंबली फौरी तौर पे इस पे कर सकती है। इस पे एक बहस का आगाज होना चाहिए। मुल्क को मजीद सूबों की जरूरत है। डॉक्टर साहब, योर व्यूज ऑन इट सर। देखिए, मैं इस तरह है कि आपने बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन एक तो एक जगह पर है ना, कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली करना है। अब उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो सूबा हो या डिवीजन हो या कोई भी हो, अगर जो लोग मैनेज कर रहे हैं वो मेरिट पे नहीं है तो फिर इट डजंट मैटर। आपका छोटा इंस्टीट्यूट हो बड़ा इंस्टीट्यूट हो, अगर उसके ऊपर उसके अंदर मेरिट नहीं है तो इट वोंट मेक अ डाइम ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि जो बंदा उस पोस्ट के काबिल नहीं है वो या सिफारिश से या रिश्वत से और या फिर किसी स्ट्रॉन्ग लॉबी के बैकिंग की वजह से उस जगह पे चला जाएगा। सो दैट विल बीट द पर्पस। हाँ, क्या हमें ज़्यादा सूबों की ज़रूरत है? देखिए, हमें बेसिकली ये है कि इस वक्त जो दो चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। एक, लसानी या किसी एथनिक ओरिजिन की बेसिस पे कोई सूबा बने या कोई डिवीजन हो। क्यों? उसमें हम लोगों ने देखा हुआ है कि पहले जो उसमें कोई बलोची कार्ड, कोई पंजाबी कार्ड, कोई सिंधी कार्ड, ये सारे कार्ड्स चल रहे होते हैं। उसकी वजह से एक ब्लैकमेलिंग या एक चीज़ होती है। अब दूसरी बात क्या हो जाता है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है या जो जो इक्विलिब्रियम है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप एक सूबे को इतनी अहमियत दे दें कि जो उस सूबे में आता है वो पूरे पाकिस्तान में आ रहा है, तो फिर उस सूबे के ऊपर हर एक बंदा कंसंट्रेट करता है और बाकी सूबों को आप भूल जाते हैं। तो अगर आप थोड़े सा, अगर आपने जो पॉवर्टी के नंबर्स देखे उनको मैं ट्रांसलेट करूं विद द नंबर ऑफ सीट्स इन द नेशनल असेंबली जो कि आपको कर दे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पंजाब की है तो उस पंजाब के ऊपर सबसे ज़्यादा काम हुआ होगा। उसके बाद सिंध है तो सिंध के ऊपर सबसे ज़्यादा काम हुआ होगा। फिर केपी है तो केपी के ऊपर काम हुआ होगा। बलूचिस्तान बेचारा चूँकि सबसे कम नंबर्स हैं तो वहाँ पे लोग उतना आप ये समझ लें कि उतना इन्वेस्ट नहीं करते जितना उसके ऊपर करना चाहिए। तो इस चीज़ को अगर हम सामने रखते हुए हम दो तीन चीज़ों को क्राइटेरिया बनाए कि नंबर वन, हम देखें कि उस सूबे को हमने किस तरीके से इस तरह डिवाइड करना है कि हम उनके जो जो लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचाए। ये ना देखें कि हम पॉलिटिकल पार्टी को कहाँ फ़ायदा हो रहा है। क्या हमें सराइकी सूबा करने से क्या हमें किसी एक सूबे को फ़ायदा दे रहे दूसरे को नुकसान दे रहे, तो फिर वो गलत तरीका है। अगर हम डिवीज़न की हद तक जा रहे हैं और लेट्स से हम लोगों ने जैसे 18th अमेंडमेंट के बाद हमने जाके सूबे की हद तक ख़त्म हो गए, उसके नीचे डिवॉल्व नहीं किया, वो भी गलत है। तो हमें इस लिहाज से देखना पड़ेगा कि इस मुल्क के लिए फ़ायदेमंद चीज़ क्या है। क्या ये जैसे आप कह रहे हैं 12 सूबे, अगर वो 12 सूबे आप उनको कैसे डिवाइड करोगे, उनको किस लिहाज से करोगे, वो अपनी जगह पे एक क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज और एट द सेम टाइम सब चीज़ों को सामने रखते हुए, उनकी इनकम और सारी चीज़ों को सामने रखते हुए उनको डिवाइड होना चाहिए। वैसे डॉक्टर साहब, ये सेंसिटिव इशू क्यों बन जाता है आपकी नजर में? क्यों लोगों के जज्बात बढ़ जाते हैं इस टॉपिक पे? मेरी नज़र में कोई चीज़ सेंसिटिव नहीं है। अगर आप उसको अच्छी नीयत से कर रहे हो सेंसिटिव नहीं है, लेकिन अगर आपकी नीयत में प्रॉब्लम है, आप समझते हो कि मेरे हाथ से कोई पावर्स जा रहे हैं, तो वो सेंसिटिव बन जाता है। हम लोगों ने हर एक चीज़ को सेंसिटिव बनाया हुआ है। मैं थोड़ी सी मिसाल दे देता हूँ कि अगर आप चीज़ को समझे ना तो फिर कालाबाग डैम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो फिर मेरा एक प्रॉब्लम है कालाबाग डैम की वजह से। मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि जी कालाबाग डैम बनेगा तो मेरे सूबे में सिंध में समंदर पीछे की तरफ आएगा और ज़मीन खा जाएगी या ज़मीन को वो एरोड करेगा या उसको करेगा, तो उसका एक तरीका है। आप दुनिया में देखें कि क्या हुआ है। दुनिया में आपको हॉलैंड मिल जाएगा जिसने तकरीबन 25,000 या 23,000 किलोमीटर का डाइक बनाया हुआ है, उससे पानी वापस नहीं आता, तो आप उसको सोल्यूशन कर लेते हैं। उसका आपको सेकंड बेनिफिट क्या मिलेगा? सेकंड बेनिफिट ये मिलेगा कि उस जगह पे एक डेल्टा एरिया है, उस डेल्टा एरिया में मैनग्रोव्स और वहाँ झींगा बहुत अच्छा बनता है। जब आप ये डाइक बना लेंगे तो उसकी ज़्यादा अच्छी वो शुरू हो जाएगी, तो आपको वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारे केपी में एक
एक जगह पे हम लोग कर रहे हैं कि जी हम लोग राइट बैंक कैनाल बना रहे हैं क्योंकि यहाँ से हम लिफ्ट इरिगेशन करेंगे। जब हम लिफ्ट इरिगेशन करेंगे दैट मीन्स वी आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। व्हेन वी आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, हम उस पानी को ऊपर उठाने के लिए हम कुछ फोर्स, कोई बिजली यूज करेंगे। दैट मीन्स वो हमारा पानी पर लेट्स से पर हेक्टर या पर जो भी एकड़ है वो हमें अगर 500 रुपए का ग्रेविटेशनल फ्लो पे पड़ता है तो इस दूसरे लिफ्ट की वजह से हमें 1500 का पड़ेगा। उसकी बजाय अगर हम एक डैम ऊपर बना देते जहां से वो ग्रेविटेशनल फ्लो से आपके सदर्न एरिया में जाएगा तो आपको वही सस्ता पड़ जाएगा। फिर आपको जब आपका बारिश का पानी आता है और आपको सैलाब आता है तो आपको कोई ऐसी जगह चाहिए जहां से आप पानी को मैनेज कर सके और उसको स्प्रेड कर सके इक्वली रादर देन गोइंग इन वन डायरेक्शन। वो फिर आपको एक जगह मिल जाती है। फिर हमें डर होता है कि यार ये फलाना शहर, और चूंकि मैं एज अ लीडर उस शहर से था, मैंने एक खौफ फैला दिया कि जी ये शहर डूब जाएगा। जब आप उसके सर्वे करते हैं तो वो हाइट जो है वो हाइट उस हाइट से ज्यादा है। बिल्कुल ठीक सर, एक ब्रेक आ गई है डॉक्टर साहब।